अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं डेटा टाइप्स के बारे में बात करूँगा और कुछ टर्म्स होती हैं जैसे स्ट्रॉन्ग टाइप्स, वीक टाइप्स क्या होती हैं और स्टैटिक टाइप्स और डायनामिक टाइप्स, कॉमन टाइप सिस्टम्स के बारे में मैं बात करूँगा डॉट नेट फ्रेमवर्क के। तो ये सब चीज़ें टाइप से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग और वीक टाइप्स। तो स्ट्रॉन्ग टाइप्स बेसिकली क्या होती हैं, हमारे पास दो टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं। एक हमारे पास होती हैं स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेजेस और एक हमारे पास होती हैं वीक टाइप लैंग्वेजेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेजेस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसकी एक जो होती है एक खास टाइप होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं सी या सी प्लस प्लस या सी शार्प या जावा, हम इन लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेजेस हैं। आप कोई ऐसा वेरिएबल नहीं बना सकते जिसकी कोई टाइप ना हो। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई इंटीजर बना रहा हूँ तो मैं पहले डिक्लेयर करता हूँ कि ये मैं फलाना एक इंटीजर वेरिएबल बना रहा हूँ। अगर मैं कोई कैरेक्टर वेरिएबल बना रहा हूँ तो मैं पहले लिखता हूँ कि ये कैर वेरिएबल है। अगर मैं कोई इंटीजर बनाता हूँ तो मैं लिखता हूँ कि ये इंट वेरिएबल है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेजेस इनको कहा जाता है कि हम क्या कर रहे होते हैं कि हर टाइप को एक नाम दिया हुआ होता है हमने, और हर डेटा टाइप का एक स्पेसिफिक यूज़ होता है। ठीक है, और वीक टाइप लैंग्वेजेस के अंदर क्या होता है कि हम टाइप डिक्लेरेशन कुछ नहीं होता, आप डायरेक्टली वेरिएबल का नाम यूज़ करते हैं और उसके अंदर कोई भी वैल्यू आप असाइन करवा सकते हैं, और उसकी जो मतलब टाइप उसकी कैसे डिटरमाइन होती है वो रन टाइम पर होती है, वो टैग्स यूज़ होते हैं उसके लिए, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे। अच्छा, टाइप चेकिंग क्या होती है? टाइप चेकिंग एक बेसिकली एक मैकेनिज्म है जो हम लोगों को कुछ इनवैलिड ऑपरेशंस परफॉर्म करने से जो है वो रोक रहा होता है हमें। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं कि मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, एक्स, और उसके अंदर मैं ऐड क्या करवा रहा हूँ, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग को ऐड करवा रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है ये गलत चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एरर आना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेजेस अगर होंगी तो ये एरर मुझे कंपाइल टाइम पे ही शो हो सकता है। ठीक है, कि मुझे पता होगा, मेरे कंपाइलर को पता होगा कि ये 10 किस टाइप का है, अली किस टाइप का है। अली एक स्ट्रिंग है और 10 जो है वो एक इंटीजर है। तो जब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो मुझे कंपाइल टाइम पर ही एरर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं वीक टाइप्स की बात करूँ तो वहाँ पर तो टाइप्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो जब वीक टाइप लैंग्वेजेस की मैं बात करूँ तो ये एरर जो है वो रन टाइम पर आएगा, आएगा ज़रूर लेकिन रन टाइम पर आएगा, कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है और फिर आपके पास एक एरर आ रहा है। अगर इस तरह का कोई परफॉर्म हो रहा है, कोई इस तरह का कोई ऑपरेशन, तो रन टाइम पर एरर जो होता है वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। आप अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो आप अगर जितने भी एरर्स चाहेंगे तो वो आपको कंपाइल टाइम पे अगर मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि आपको एक रन टाइम पर एक एरर मिल रहा हो। तो रन टाइम पर असल में डीबग करने में भी मुश्किल होता है एरर्स को। तो टाइप चेकिंग इसलिए जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेजेस के लिए। तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेजेस हों तो वहाँ पर टाइप चेकिंग जो है वो आपको कंपाइल टाइम पर ही आपको अवेयर कर देती है कि ये फलाना एक एरर आ रहा है और आप जो है वो कोई फलाना इस तरह का कोई गलत ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप लोग अगर देखो कि एक इंटीजर वेरिएबल है मेरे पास और मैं उसको उसके अंदर जो है वो बूल को ऐड कर रहा हूँ, तो ये इस तरह के ऑपरेशंस जो होता है वो इनवैलिड ऑपरेशंस होता है, और इनके बारे में ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कंटेंट है पूरा MSDN की। तो अगर किसी को और अच्छे से पढ़ना हो तो मैं इन सब की लिंक्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और लास्ट वीडियो की जो मेरी नेम स्पेस की थी, तो नेम स्पेस वाली वीडियो भी जो है वो उसके नीचे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा लिंक्स। तो जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ
तो हर टॉपिक का जो है वो मैं डॉक्यूमेंटेशन लिंक जो है प्रोवाइड करता रहूँगा साथ साथ डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के बाद एक बार डॉक्यूमेंटेशन को लाजमी रीड कर लें। अच्छा, दो टाइप्स हमारे पास होती हैं। एक हमारे पास होती हैं बिल्ट इन टाइप्स और हमारे पास कुछ होती हैं कस्टम टाइप्स। कस्टम टाइप्स वो होती हैं जो यूज़र डिफाइंड होती हैं और बिल्ट इन टाइप्स वो होती हैं जो लैंग्वेज में प्री डिफाइंड होती हैं। अच्छा, स्टैटिक और डायनामिक टाइप चेकिंग। अच्छा, स्टैटिक टाइप चेकिंग का मतलब वो कि आपको कंपाइल टाइम पर ही जो है आपको जैसे मैंने बताया था कि आपको कंपाइल टाइम पर ही एरर्स के बारे में पता लग जाए। और डायनामिक चेकिंग के अंदर क्या होता है कि आपको रन टाइम पे पता लगता है। जैसे अगर मैं डायनामिक चेकिंग की एक एग्जांपल दूं तो सी शार्प के अंदर क्या होता है कि आप अगर कोई कास्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, कास्टिंग का कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि समटाइम्स आप इनवैलिड कास्ट कर रहे होते हैं। कि जैसे अगर मैं कोई ऐसी टाइप थी जिसके अंदर मैं गलत गलत डेटा डाल रहा हूँ, तो रन टाइम पर ना मुझे इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। तो ये डायनामिक टाइप चेकिंग होती है। और अगर हम लोग जितना एक अच्छा डेवलपर वो होता है कि जिसको कंपाइल टाइम पर और कंपाइल टाइम चेकिंग पर ही ज़्यादा से ज़्यादा एरर मिल जाए। तो ये हमारा जो एम होता है वो ये होता है कि आप चेक एज मच एज पॉसिबल एट कंपाइल टाइम, क्योंकि रन टाइम पर जो होता है वो एरर को डीबग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक डेवलपर के लिए। तो ये डायनामिक टाइप चेकिंग होती है। अच्छा, सी शार्प के अंदर कुछ दो टाइप्स की डेटा टाइप्स होती हैं। हर लैंग्वेजेस के अंदर दो टाइप्स होती हैं लैंग्वेजेस टाइप्स की। ठीक है, तो एक होती है हमारे पास वैल्यू टाइप्स और एक होती है हमारे पास रेफरेंस टाइप्स। रेफरेंस टाइप्स के अंदर क्या होता है, वैल्यू टाइप्स के अंदर क्या होता है, वो मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिलहाल जो है आप लोग अगर देखो तो वैल्यू टाइप्स हमारे पास सी शार्प में यही होती हैं और रेफरेंस टाइप हमारे पास ये होती हैं। क्लास टाइप्स होती हैं इंटरफेसेस, एरेज और डेलीगेट्स वगैरह। और हमारे पास वैल्यू टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कुछ सिंपल टाइप्स होती हैं जैसे इंटीजर होता है, हमारे पास फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है, बूल होता है और इनम्स होते हैं कुछ हमारे पास कुछ स्ट्रक्ट की टाइप्स होती हैं, हमारे पास नलेबल टाइप्स होती हैं यहाँ पर। तो ये सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। मैं आगे इन डिटेल अभी बताने वाला हूँ कि वैल्यू टाइप्स क्या होती हैं और रेफरेंस टाइप्स क्या होती हैं। ठीक हो तो ठीक है, तो ये जो है वही सेम पिक्चर है कि टाइप्स कौन कौन सी होती हैं सी शार्प के अंदर। अच्छा, डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो कॉमन टाइप सिस्टम एक मैकेनिज्म है जो डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज़ करता है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि डॉट नेट जो है अराउंड 60 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं वी बी डॉट नेट के अंदर अगर कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, या सी शार्प के अंदर कोई मैं इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो जब वो मेरा कोड कंपाइल होता है तो बैक एंड पर जाके जो दोनों लैंग्वेजेस का एक इंटीजर वेरिएबल बनेगा वो कॉमन बनेगा। जो आपके पास एक कॉमन MSIL कोड बनता है जो मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो के अंदर डिस्कस करा था। तो वो जो एक कॉमन MSIL कोड बनता है अ, वो एक कॉमन कोड होता है। आप उस कोड को देख के ये नहीं बता सकते कि ये जो इंटीजर वेरिएबल बना है वो सी शार्प के थ्रू बना है या मेरी वीबी डॉट नेट के थ्रू बना है या कोई फलानी लैंग्वेज जो डॉट नेट सपोर्ट करता है उसके थ्रू बना है। जैसे मैं अगर आप लोगों को एग्जाम्पल दूं तो ये सीन हो रहा होता है। सीन ये होता है कि जैसे आप अगर सी शार्प के अंदर क्या कर रहे होते हैं कि हम इंट लिखते हैं। ठीक है, आपने इंट लिखा और डिक्लेयर कर दिया एक वेरिएबल इंटीजर का। ठीक है, और वीबी डॉट नेट की अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं तो आप वहां पर लिख रहे होते हैं इंटीजर। ठीक है, तो हर लैंग्वेज का वेरिएबल डिक्लेयर करने का अलग एलियस होता है। ठीक है, लेकिन बैक एंड पर क्या होता है कि वो डॉट नेट फ्रेमवर्क की मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं अलग से कोई बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर डॉट नेट का जो CTS होता है मैं उसकी डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो डॉट नेट के अंदर आप अगर इंट लिखते हैं सी शार्प में और वीबी डॉट नेट में अगर आप इंटीजर लिखते हैं तो कॉमन टाइप और CLR की जो डेटा टाइप्स होती हैं ये बैक एंड पर जाके ये CLR टाइप बन जाती है, एक ही टाइप बनती है।
ये नहीं हो रहा होता कि आपने जो VB.NET का इंटीजर वेरिएबल बनाया है वो बैकएंड पे अलग बन रहा हो और सी शार्प का जो आपने इंटीजर वेरिएबल बनाया है वो एक अलग बन रहा हो। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो हम एक कॉमन कोड जनरेट कर पा रहे होते हैं, एक कॉमन माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर पा रहे होते हैं जिसको हम बोलते हैं MSIL कोड। ठीक है, तो ये काम हो रहा होता है। अच्छा, ये मैंने सिर्फ 2 लैंग्वेजेस की एग्जांपल दी हुई है। डॉट नेट जो है वो अराउंड 60 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में अगर आप इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो system.in32 का वेरिएबल ही बनेगा। ठीक है, CLR की टाइप्स के अंदर अगर आप जाकर देखें, स्टडी करें इसको, तो इस तरीके से होता है डॉट नेट के अंदर कि आपके पास सोर्स कोड हो और सोर्स कोड किसी भी लैंग्वेज का हो जो डॉट नेट सपोर्ट कर रही है। ठीक है, आप जो है फिर आपका जो कोड आप जब कंपाइल कर लेते हैं तो वो एक बाइट कोड बनता है। एक बाइट कोड मतलब आप उसको एक MSIL कोड बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं MSIL कोड, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। ठीक है, तो जब ये कोड जनरेट होता है तो वो कोड ऐसे जनरेट होता है कि आपकी जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं उसकी जितने भी टाइप्स होते हैं तो वो सब बैक एंड पर जाके कॉमन टाइप सिस्टम को हम जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं, जिसकी बेसिस पे हम एक कॉमन कोड गेन कर पा रहे होते हैं और जिसको हम बोलते हैं MSIL। ठीक है, तो आपके पास एक कॉमन कोड बन जाता है, मतलब आपने इतनी सारी लैंग्वेजेस के अंदर कोड करा हुआ होता है तो वो बैक एंड पर जाकर एक कॉमन कोड बन जाता है। अब जब ये आपके पास MSIL कोड आता है तो आप ये नहीं पता लगवा सकते कि ये जो मेरे पास कॉमन कोड आया है ये कौन सी लैंग्वेज के थ्रू आया है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं सी शार्प के थ्रू मैंने इंटीजर एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा और ये बैक एंड पे CTS पे जाके जब system.in32 बन जाएगा तो मुझे ये नहीं पता होगा, मैं ये श्योरिटी नहीं दे सकता कि ये सी शार्प के ही इंटीजर वेरिएबल्स से ही जनरेट हुआ है, या मैं ये नहीं बता सकता कि ये VB.NET से ही system.in32 बना है। ठीक है, तो ये कॉमन कोड बन जाता है हमारे पास और हम ये नहीं डिटरमाइन कर सकते कि ये कौन सी लैंग्वेज से आया है। ठीक है, तो ये कॉमन कोड बन जाता है। जब ये हमारे पास एक कॉमन कोड बन जाता है तो फिर CLR के अंदर ही एक कंपाइलर होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ठीक है, जो आपके MSIL कोड को नेटिव कोड के अंदर और मशीन कोड के अंदर जो है वो रन कर रहा होता है, कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सब काम जो हो रहा होता है सोर्स कोड से बाइट कोड के दरमियान, ये सब काम हो रहा होता है हमारे पास कंपाइल टाइम के दौरान, कि जब आप अपने कोड को कंपाइल कर रहे होते हैं तो ये उसी वक्त हो जाता है। और MSIL कोड से JIT कंपाइलर वाला जो काम होता है वो हमारा होता है रन टाइम पर। तो ये मैंने नीचे जो है वो एरोस अगर आप लोग देखें, ये जो एक डायग्राम बनी हुई है तो इस लाइन को अगर आप फॉलो करें तो इससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि कंपाइल टाइम पर क्या प्रोसेस होता है और रन टाइम पे क्या प्रोसेस होता है इसका। अच्छा, वैल्यू टाइप्स क्या होती हैं, रेफरेंस टाइप क्या होती हैं, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कशन करूँगा। तो अभी फ़िलहाल मुझे सिर्फ कॉमन टाइप सिस्टम के बारे में बताना था और स्ट्रॉन्ग टाइप्स और वीक टाइप्स क्या होती हैं, स्टैटिक टाइप्स, डायनामिक टाइप्स। तो ये सब जो है वो एक बेसिक टाइप्स का इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। और अगर आप लोगों को इसको इन डिटेल और अच्छे से पढ़ना है तो मैं डॉक्यूमेंटेशन की जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगर किसी को कोई मसला हो, किसी को कोई बात पूछनी हो तो वो मुझसे कमेंट के अंदर या मेरी कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो आप फॉलो कर लें और मुझसे कांटेक्ट कर लिएगा। थैंक यू।